नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। जो शिक्षक भर्ती वाले जो विद्यार्थी हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 वाले, उनकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। और जो एसआई मेंस के लिए जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी। तो देयर वाज सम पर्सनल प्रॉब्लम, इसी वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, पर अब से आपको वीडियोज़ रेगुलर मिलेंगी। हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा तैयारी करा दिया जाए आपके शिक्षक भर्ती के लिए और एसआई मेंस के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये पेडागोजी का चौथा होने वाला है आपका पोर्शन, चौथा वीडियो। इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ कवर किए हैं। ऐसे और कुछ वीडियोज़ आएँगे, लगभग 8-10 वीडियोज़ अभी और आएँगे पेडागोजी से संबंधित, ठीक है? क्योंकि हाल-फिलहाल में आप देखे होंगे कि पूरा सिलेबस वगैरह दे दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और जो भी विद्यार्थी वर्ग 3 में हैं, वर्ग 3 के विद्यार्थियों में पेडागोजी का पोर्शन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो उम्मीद है कि उसमें पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर यदि पूछा जाए तो थोड़ा बहुत एकाक ही ऐसे ऊपर-ऊपर से पूछा जाएगा। पर सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, जैसे कि हर बार हमने देखा है कि हर बार क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी के, पर इस बार नहीं होने वाले। और वर्ग 2 की बात करें, जो बच्चे वर्ग 2 में की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज है। 50 नंबर का तो आपका कंप्लीट इंग्लिश है और उसमें भी लिटरेचर का पार्ट ऐड नहीं किया गया, ये बड़ी अच्छी बात है। जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे, जो भी डरे हुए थे कि लिटरेचर में क्या होगा, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और उम्मीद ये करते हैं कि वर्ग 1 में भी लिटरेचर का पोर्शन ऐड नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया जाएगा तो उसकी भी हम तैयारी हम जरूर कराएंगे आपको, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो वर्ग 2 में इंग्लिश का 50 नंबर का वेटेज है और ऊपर से अलग से 5 नंबर का और क्वेश्चन वगैरह इंग्लिश का दिया गया है, जो कि बाकी वर्ग 3 के जैसा है, ठीक है? वर्ग 3 में इंग्लिश का 10 नंबर का वेटेज है। अभी वर्ग 1 के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है, पर पिछले बार की तरह 150 नंबर जो होता था वो 100 नंबर में सिमट गया है। तो वैसे ही कुछ पोर्शन डिवाइड की जाएंगी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जितना परसेंटेज पहले था इंग्लिश का वेटेज था, उतने ही परसेंटेज में भी 100 नंबर के अकॉर्डिंग इंग्लिश का वेटेज रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथी वीडियो पे। यहाँ पे आता है अपन टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं अपन टॉप डाउन एंड बॉटम अप, ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर, ठीक है? ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर के बारे में, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। आइए देखते हैं क्या होता है आपका टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेस, ठीक है? आइए देखते हैं, ठीक है? टॉप डाउन एंड बॉटम अप, यहाँ पर आते हैं इट मेक्स, ठीक? टॉप डाउन क्या होता है? इट मीन्स द यूज ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है? इट मीन्स द यूज ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इसका प्रयोग होता है पृष्ठभूमि ज्ञान का, जो बुनियादी ज्ञान है, जो आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है, उसका प्रयोग करके, ठीक है? उसका प्रयोग करके अर्थ को समझने का। जब कोई बात अभी कही जा रही है, उस चीज के बारे में जो बैकग्राउंड नॉलेज है, उसका यूज करके आपकी बात को समझने के लिए इसका प्रयोग होता है। मतलब ये है कि आप किसी चीज के बारे में पहले से कुछ नॉलेज रखते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, और आपको उस चीज के बारे में बताई जा रही है, तो फिर आप उस बैकग्राउंड नॉलेज को क्या करते हैं? रिवाइव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हाँ, मुझे भी तो इसके बारे में जानकारी है, इसमें तो ऐसा होता है, ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है? तो इसका प्रयोग क्यों होता है? कि बैकग्राउंड नॉलेज का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? बैकग्राउंड नॉलेज का प्रयोग करके जो भी मीनिंग है उसको समझने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? बैकग्राउंड नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक। आइए वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आइए अपन आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज कैन बी प्रीवियस, सिचुएशनल, कॉन्टेक्चुअल और स्कीमेटा। जो बैकग्राउंड नॉलेज है ना, वो क्या हो सकता है? प्रीवियस, वो पहले का नॉलेज हो सकता है, ठीक है? सिचुएशनल, संदर्भजनक हो सकता है, कॉन्टेक्चुअल, अर्थपूर्ण हो सकता है, और स्कीमेटा, ठीक है? कोई भी स्कीमबद्ध हो सकता है, ठीक है? योजनाबद्ध हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो कौन सा बैकग्राउंड नॉलेज जो होता है आपका, वो क्या हो सकता है आपका? पहले तो वो आपका प्रीवियस के नॉलेज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि पहले आपको कोई ज्ञान हो, ठीक है? सिचुएशनल, कोई परिस्थिति जन्य हो सकता है, किसी परिस्थिति में आपने वैसे ज्ञान को फेस किया हो, उसके अकॉर्डिंग भी वो हो सकता है। और कॉन्टेक्चुअल भी हो सकता है, ठीक है? मतलब संदर्भजनक भी हो सकता है, और इसके मेटा योजनाबद्ध वगैरह भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये 3-4 प्रकार से, प्रीवियस, सिचुएशनल, कॉन्टेक्चुअल एंड स्कीमेटा, ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं। इन दिस अ लर्नर ट्राइज टू फॉर्म सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्लूज, ठीक है? इसमें जो शिक्षार्थी है वो क्या करते हैं? वो ट्राई टू फॉर्म, ठीक है, क्या करते हैं? वो सिमेंटिक, संज्ञानात्मक, और सिंटैक्टिक, वाक्य विन्यास, संकेतों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं? वाक्य विन्यास और संज्ञानात्मक संकेतों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद दूसरी विशिष्ट जानकारियों की ओर, ठीक है? इसमें क्या करते हैं? जो शिक्षार्थी होते हैं वो संज्ञानात्मक और आपका वाक्य विन्यास जो संकेत है उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। मतलब जो पहले जो चीजें हैं जो उनको आता है वो उसको जोड़ते हैं, उसके बाद आगे जो विशिष्ट जानकारी है उसमें वो बढ़ते हैं, ठीक? जैसे मान लीजिए कहीं पे लड़ाई हुआ, ठीक, कहीं पे क्या हुआ? लड़ाई हुआ, वहां की बात आपको पता है, उस लड़ाई के बारे में कुछ ना कुछ आपने खुद देखा है या फिर थोड़ा बहुत आपने उसके बारे में सुना है। फिर अगर वही सेम बात कोई व्यक्ति आपको आके बता रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? बैकग्राउंड नॉलेज का प्रयोग कर रहे हैं
और क्या कर रहे हैं, आप उन संकेतों को जोड़ रहे हैं और बाद में उस पूरे स्टोरी में जो सामने वाला आपको सुना रहे हैं उसमें जो आपको नहीं पता था उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जानकारी को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा आप कुछ समझ सकते हैं। यहां पे आते इट मीन्स द यूज ऑफ इनपुट्स, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें इनपुट्स का प्रयोग होता है, इसमें इनपुट्स का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, इसमें इनपुट्स का प्रयोग करके अर्थों को समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, इनपुट्स का प्रयोग करके अर्थों को समझने का प्रयास किया जाता है। साउंड्स, वर्ड्स, क्लॉजेस, क्या बोला मैंने, साउंड्स, वर्ड्स, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक, तो साउंड्स, वर्ड्स, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस फॉर्म द बेस ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है, इस जो प्रोसेस, इस विधि के जो आपके बेस हैं, जो बुनियादी हो क्या है, वो आपके साउंड है, ध्वनि है, शब्द है, उपवाक्य है और वाक्य है, क्योंकि देखिए ये बॉटम अप है जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है, मतलब आपके पास कोई भी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, आप उसी को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप सीखना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप टॉप डाउन, यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, आप सब चीज लगभग जानते हैं उसके बारे में, और उसके नीचे आकर के जो भी बातें हैं, जो स्पेसिफिक जानकारी सामने देना चाह रहा है, आप उसके बारे में सोचने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता है, आप एकदम नीचे नीचे से ऊपर जाने की प्रयास करते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, साउंड्स, वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसका आधार बनते हैं, ठीक है। इन दिस टीचिंग स्टार्ट्स विथ स्मॉल डिटेल्स, और ये जो सिखाने की प्रकृति है, ये जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, जो टीचिंग की, जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, ये एकदम छोटी जानकारियों से शुरू होती है, शुरू होती है एकदम छोटी जानकारी शुरू होती है, मतलब एकदम नीचे से, ठीक है, कि पहले बच्चे को अक्षर सिखाइएगा, फिर बच्चे को शब्दांश सिखाइएगा, फिर बच्चे को शब्द, उसके बाद वाक्यांश, फिर वाक्य, और फिर उसके आगे आगे ऐसे ऊपर बढ़ते। यहाँ पर बच्चा सब कुछ जान रहा होता है, यहाँ पर बैकग्राउंड नॉलेज होता है उसके बारे में, मतलब बच्चा, आप एक प्रकार समझ सकते हैं कि बच्चा उस चीज के बारे में पहले से ही जान चुका है, पढ़ चुका है, और उसके बाद फिर आप जब उसमें ही कुछ बता रहे हैं तो बच्चा जो बाकी जो नॉलेज उसको ऑलरेडी आता है वो उस पर फोकस नहीं कर रहा है, जो विशिष्ट जानकारी उसके नॉलेज के अलावा आप जो दे रहे हैं उसमें, वो उस पर फोकस करता है। और यहाँ पे बच्चा हर चीज पे फोकस कर रहा होता है, एकदम छोटे से ऊपर 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 बढ़ रहा होता है, और यहाँ पे बच्चा सारा चीज जान रहा होता है, बस जो नहीं जानता केवल उस बात पे फोकस करता है जो आप बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये होगा आपका टॉप डाउन, ये होगा बॉटम, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर, ये नीचे से ऊपर की ओर, मतलब पहले बच्चा यहां तक पहुंच गया, बस यहां तक का नॉलेज है, उसके बाद नीचे तक वो आ रहा है कि आप क्या बोलते जा रहे हैं, और जो नीचे की जानकारी उसके पास नहीं है वो हासिल कर लिया। यहाँ पे बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, वो एकदम नीचे से ऊपर 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 जा रहा है, वो यहाँ पर वो क्या होगा, आपका बॉटम अप होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज एंड एडिशनल लैंग्वेज, ठीक है, भारत की क्लासिकल लैंग्वेज और एडिशनल लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है क्लासिकल लैंग्वेज और क्या होता है आपका एडिशनल लैंग्वेज, ठीक है। कुछ नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज यानी सांस्कृतिक भाषा, या फिर एडिशनल लैंग्वेज मतलब जो अधिक भाषा होती है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक। अब और जो लैंग्वेज होती है, देखो यहाँ पर पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज थी वो यहाँ पर बहुत कम थी, क्या थी, क्लासिकल लैंग्वेज पहले यहाँ पे कितनी थी, बहुत कम थी, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तेलुगु और तमिल, 3 इधर और 3 इधर, 6, ठीक है। जो सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज बनी वो कौन सी है, तमिल। तमिल कब बनी, 2004 में, कब, तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। उसके बाद 2004 के बाद 2005 में, ठीक है, 2005 में किसको, संस्कृत को बनाया गया, क्या, आपका क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। फिर किसमें, 2008 में बनाया गया कन्नड़ को, किसको, कन्नड़ को बनाया गया, ठीक है, आपका क्लासिकल लैंग्वेज। उसके बाद 2008 के बाद आता है आपका 2013 में आपका बनाया गया मलयालम को, किसको, मलयालम को। और फिर किसको बनाया गया, 2014 में आपका बनाया गया उड़िया को, किसको, उड़िया को, जो कि उड़ीसा की भाषा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए तो इतने थे, फिर बाद आता है 2024, फिर एक समय आता है 2024, ठीक है। 2024 में जो और भाषा जो जुड़ी जाती है, पाली, प्राकृत, असमी, कौन कौन सी, पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली, मराठी, मतलब 11। तो वर्तमान में टोटल कितने हैं, 11 हैं, पाली, प्राकृत। आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, पाली, ठीक है, पाली, एक मिनट, पाली 2024 में, ठीक है, ये हो गया पाली आपका 2024 में। और क्या हुआ आपका प्राकृत, पाली, प्राकृत, ये क्या हुआ आपका, ये भी 2024 में बना, ठीक है, पाली और प्राकृत, ये 2 भाषाएं हो गए, ठीक है। फिर किसमें आता है असमी, यहाँ असम, असम की भाषा क्या हो गई आपकी, असमी, ठीक है, असमी, असमीज, ठीक है, असमीज भाषा, ठीक है, असमी भाषा, ये कब बना, ये भी 2024 में, ठीक है, असमीज भाषा, ठीक है। उसका किसमें आता है अपन,
मराठी, महाराष्ट्र की भाषा मराठी, ठीक है। मराठी को भी क्या बनाया गया, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। मराठी ये भी कब बना, मराठी बना आपका 2024 में, ठीक है। और क्या था, बंगाली, और क्या था आपका बंगाली, ये बंगाल है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और क्या है आपका बंगाली, ठीक है। बंगाली आ जाएगा यहाँ पर। और ये भी कब बना, 2024 में। कब बना, तो 2024 में बना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पहले सबसे पहले कौन बना, तमिल 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, उसके बाद फिर कौन बना आपका 2008 में कन्नड़ और तेलुगु, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु, फिर 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया, और 2024 में और 5 भाषाएं, पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली और मराठी, ठीक है। पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली और मराठी, ठीक है। BBA है ना, BBMB, ठीक है। पाली, प्राकृत, असमी, ठीक है, PPA, ठीक है। और फिर क्या हुआ, MB, PPA MB, ठीक है। पापा अब तो MB, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, ये हो गया आपके कितने टोटल 11। तो हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया नाउ, इन 2026 वी हैव 11 क्लासिकल लैंग्वेज। कितने, 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। कब की बात कर रहा हूं मैं, 2026 अब तक में, टिल नाउ, ठीक है, टिल नाउ, अब तक कितने, 2024 में, 2026 में तो 11, पहले कितने थे तो 6, 2024 आया तो कितने जोड़े गए, वहां पे 5 और जोड़े, पाली, प्राकृत, असमी, मराठी और बंगाली। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। एक अगला व्यक्ति आता है BF स्किनर, आप देख पा रहे हैं, हैंडसम मैन, ये कौन है हमारे, ये है BF स्किनर। कौन है ये आपके, BF स्किनर। BF स्किनर अब प्रोमिनेंट बिहेवियर, क्या है आपके, व्यवहारवादी, क्या है ये, व्यवहारवादी है। इन्होंने क्या कहा है भाषा के सीखने के बारे में, ठीक है। BF स्किनर प्रपोज दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ऑपरेंट कंडीशन, ठीक है। जो शिक्षार्थी है वो भाषा को ऑपरेंट, सक्रिय स्थिति में सीखते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो भाषा को ऑपरेंट कंडीशन में, सक्रिय, ठीक है, स्थिति में सीखते हैं। वेयर दे, ठीक है, वेयर दे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, वेयर दे इमिटेट, जहां पे वो क्या करते हैं, नकल करते हैं, द स्पीच ऑफ दोज अराउंड देम, उन लोगों की बातों का जो उनके आसपास है। जहां पे जो बच्चे होते हैं वो भाषा को सक्रिय प्रक्रिया में सीखते हैं, ठीक है, और वो उन लोगों का नकल करते हैं जो उनके आसपास है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, फिर उनसे रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण प्राप्त करते हैं फॉर करेक्ट अटरेंस, और सही ढंग से बोलने के लिए। मतलब पहले बच्चा व्यवहारिक तौर पे सुन सुन के क्या करता है, सीख लेता है, और उसके बाद क्या करता है बच्चा, उसके बाद जो बच्चा होता है वो सुदृढ़ीकरण प्राप्त करता है। क्या करता है बच्चा, सुदृढ़ीकरण प्राप्त करता है, रीइंफोर्समेंट, मतलब बच्चा भाषा को सुधारता है कि इन चीजों में मैंने क्या गलत सीखा, और बाद में इसी व्यवहारिक तौर पे बच्चा किसी भाषा को, किसी नई लैंग्वेज को सीख पाता है। ये किसने कहा, ये कहा व्यवहारवादी, कौन है, BF स्किनर ने, ठीक है। BF स्किनर ने कहा कि जो बच्चा है वो कुछ नहीं, वो एक सक्रिय स्थिति में भाषा को सीखता है, जहां पे अपने आसपास लोगों को सुन सुन के वो भाषा को सीख लेता है, और बाद में उन्हीं को सुन सुन के क्या करता है, सुदृढ़ीकरण प्राप्त करता है कि हाँ मैं तो गलत बोलता था, इसमें क्या होगा, बाद में वो उसको सुधार लेता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे सही होगा। किसने कहा इस बात को, इस बात को कहने वाले व्यक्ति हैं BF स्किनर। आगे बढ़ते हैं अपन, पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे को तो जानते ही होंगे, देख पा रहे हैं आप, ठीक है, हैंडसम मैन, यू नो, ठीक है, जीन पियाजे। अब जीन पियाजे जी क्या कहते हैं, ये देखते हैं। दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। जो भाषा का विकास है वो आंतरिक तौर पे जुड़ा होता है किससे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास से। जो भाषा का विकास है वो आंतरिक रूप से जुड़ा होता है किससे, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा होता है, ठीक है। मीनिंग थ्रू प्रीसीड्स लैंग्वेज, ठीक है, मीनिंग थ्रू प्रीसीड्स लैंग्वेज, अच्छा मीनिंग, थॉट, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एमर्जेस फ्रॉम द रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या बोला गया, आइए देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज, ठीक है, इंट्रिंसिकली, जो भाषा का विकास है वो इंट्रिंसिकली मतलब आंतरिक तौर पे क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है, क्या होता है, जुड़ा होता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा सर्दी खांसी बुखार हो गया था, उसकी वजह से गला थोड़ा सा बैठ गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से बोलते नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जो भाषा का जो विकास है वो इंट्रिंसिकली जुड़ा हुआ होता है, मतलब आंतरिक रूप से क्या होता है, जुड़ा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब संज्ञानात्मक विकास से। मीनिंग थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, इसका अर्थ क्या है कि जो विचार है, विचार जो क्या है आपका, ये जो विचार है ये प्रीसीड्स, पहले आता है किसके, भाषा की। मतलब एक छोटे बच्चे के अंदर विचार पहले आता है और भाषा बाद में आता है। किसने कहा, पियाजे ने कहा। क्या कहा इन्होंने कि एक छोटा बच्चा है
वो बोलने से पहले विचार कर रहा होता है। मतलब जब उसको कोई चिमटी काट रहा होता है तो बच्चा मन ही मन उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। उसको कुछ अभद्र बच्चा बोलना चाहता है पर उसके पास शब्द नहीं होते हैं। मतलब बच्चे के अंदर पहले ही विचार है कि ये आदमी गलत है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये मेरे साथ बढ़िया कर रहा है। बस उसको वो शब्दों में नहीं जान पाता है कि उसको क्या बोला, बस वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्स करता है। मतलब जब कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पाता है तो बच्चा मुस्कुराने लगता है, ठीक है, और जब दूसरा व्यक्ति उसी बच्चे को गोद में लेता है तो फिर बच्चा रोने लगता है। तो बच्चे के अंदर विचार है कि ये आदमी उसके लिए अच्छा नहीं है, ये आदमी उसके लिए अच्छा है। मतलब ये वाला आदमी को बच्चा पसंद नहीं कर रहा है, इस वाले आदमी को बच्चा पसंद कर रहा है, ठीक है। तो विचार पहले आ जाता है बच्चों में, किसने कहा, प्याजे ने। और बाद में क्या आती है, भाषा, ठीक, क्या आती है, बाद में भाषा आती है, ठीक है। एंड लैंग्वेज एमर्जेस, ठीक है, फ्रॉम एंड रिफ्लेक्ट्स अ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। और जो बच्चा है वो भाषा बच्चे में दुनिया की समझ के अनुसार फिर क्या होती है, विकसित होती है। भाषा की जो शुरुआत है, भाषा का जो विकास है वो बच्चे के दुनिया के समझ के अनुसार होता है कि बच्चा फिर दुनिया को समझता है और उसके अनुसार बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। मतलब जाहिर सी बात है कि बच्चे में विचार पहले आ रहा है, भाषा बहुत बाद में आता है, ये कहा जा रहा है। किसने कहा, प्याजे ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले व्यक्ति आते हैं कौन, वाइगोस्की, ठीक है, लेव वाइगोस्की, ठीक है, लेव वाइगोस्की आते हैं अगले व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए वाइगोस्की क्या बिलीव करते हैं। वाइगोस्की का कहना है दैट थॉट एंड स्पीच वर सेपरेट, ठीक है। जो थॉट है, जो विचार है, और जो भाषा है, क्या बोला गया, जो विचार है और जो भाषा है वो क्या है, आपके सेपरेट हैं। इंटैक्ट प्रोसेस दैट मर्ज्ड अराउंड एज 3। He viewed language as a fundamental tool for cognitive development, arguing that it shapes and guides thought process. अब इन्होंने क्या बोला, ये ध्यान से अपन देखते हैं। इन्होंने बोला कि जो थॉट है, थॉट जो विचार है, और जो स्पीच है, भाषा, विचार और भाषा वर सेपरेट, दोनों क्या है आपके, सेपरेट है। इंटैक्ट, ठीक है, प्रोसेसेस, ठीक, दैट इमर्ज्ड अराउंड एज 3, ठीक है। क्या बोला गया कि जो स्पीच है, जो क्या है, जो स्पीच है, मतलब जो बच्चे का जो भाषा है और जो बच्चे की विचार है, वो दो अलग अलग चीजें, क्या बोला गया, दो अलग अलग चीजें। भाषा और विचार बच्चे में दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और जो कि क्या हो जाती है, बाद में मर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है वो बाद में मर्ज, वो आपके 3 साल की आयु में, मतलब बच्चे का विचार और बच्चे की भाषा 3 साल की आयु में मर्ज हो जाती है। मतलब बच्चा जो केवल सोच सोच के रख रहा था अपने अंदर, वो 3 साल की आयु में फिर बोलने लगता है उस चीज को जो भी उसके दिमाग में होता है। किसने कहा ये बात, वाइगोस्की ने कहा, और लगभग ठीक ही है ये बात। He viewed language as a fundamental tool for cognitive development। और इन्होंने भाषा को, ठीक है, पृष्ठभूमि, ठीक है, वस्तु के तौर पे देखा है। इन्होंने भाषा को पृष्ठभूमि वस्तु के तौर पे देखा है, किसके, संज्ञानात्मक विकास के लिए। किसके विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए इन्होंने भाषा को मूलभूत तत्व के तौर पे देखा है, ये कहा जा रहा है। आर्गुइंग दैट इट शेप्स एंड गाइड्स थॉट प्रोसेस। और इन्होंने बताया कि जो भाषा है वो क्या करता है, वो आकार देता है और गाइड करता है, निर्देशित करता है, किसको, थॉट प्रोसेस को, सोचने की प्रक्रिया को। भाषा क्या करता है, आकार देता है और निर्देशन करता है, किसके, सोचने की प्रक्रिया का। ये कहा जाएगा किसने, लेव वाइगोस्की ने। क्या कहा इन्होंने कि भाषा और विचार दो अलग अलग चीजें जो कि 3 साल की आयु में मर्ज हो जाती है, और भाषा बहुत मूलभूत तत्व है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंदर संज्ञानात्मक विकास के लिए। और जो भाषा है वो आकार देता है, ठीक है, और निर्देशन करता है किसके, व्यक्ति के थॉट प्रोसेस, सोचने की प्रक्रिया का। किसने कहा, लेव वाइगोस्की ने कहा। आगे बढ़ते अपन फटाफट। स्टीफन करासेन्स थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, स्टीफन करासेन्स थ्योरी ऑफ सेंटर्स ऑन 5 की हाइपोथेसिस। आप जो बोल लीजिए, ठीक है, आप जो बोल लीजिए, दोनों इसी के ही नाम है, आप जो भी बोल लीजिए, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट, देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं स्टीफन करासेन। आइए देखते हैं, ठीक, यहां पे आते हैं। एक्विजिशन लर्निंग, मॉनिटर नेचुरल ऑर्डर, इनपुट एंड इफेक्टिव फिल्टर। यहां पर देखिएगा, एक्विजिशन लर्निंग, ठीक है, मॉनिटर नेचुरल ऑर्डर, ठीक है, नेचुरल ऑर्डर, इनपुट एंड इफेक्टिव फिल्टर, ठीक है। ये 5 हाइपोथेसिस है, किसके, स्टीफन करासेन। ये 5 परिकल्पनाएं हैं। पहला एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, दूसरा मॉनिटर हाइपोथेसिस, तीसरा नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, चौथा इनपुट हाइपोथेसिस, पांचवा अफेक्टिव ड्रिल अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ये 5 हाइपोथेसिस है जहां पर स्टीफन करासेन ने इन 5 परिकल्पनाओं के आधार पर बताया है कि दूसरी भाषा का भी अर्जन संभव है। हालांकि हम जानते हैं कि केवल पहली भाषा का ही अर्जन संभव होता है, जो कि 0 से 5 वर्ष की आयु में होता है। जो बच्चा एफर्टलेसली, बिना किसी मेहनत के, अचेतन प्रक्रिया से, बिल्कुल चेतना नहीं होती बच्चे में, वो एक अचेतन प्रक्रिया से उस भाषा को सीखता है। और इन्होंने कहा कि नहीं, दूसरी भाषा को भी कैसे पॉसिबल है, उनका भी अर्जन करना पॉसिबल है सीखने की वजह। जनरली हम जानते हैं कि जो अर्जन
होता है वो पहली भाषा का होता है 0 से 5 वर्ष की आयु में, और दूसरी भाषा को हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद में। इन्होंने कहा कि नहीं, दूसरी भाषा का अर्जन भी पॉसिबल है। आइए देखते हैं कैसे पॉसिबल है। He argues that second language learning, ठीक है, वो कहते हैं कि जो दूसरी भाषा का जो लर्निंग है, he argues that second language learning is not the same as acquiring one's first language। अब देखिए इन्होंने अपनी बातों को अगर काट दिया कि दूसरी भाषा का अर्जन, ठीक है, दूसरी भाषा का अर्जन, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, दूसरी भाषा को जो सीखना है वो सेम नहीं है, वो बराबर नहीं है किसी भी व्यक्ति के पहली भाषा के अर्जन के। दूसरी भाषा को सीखना वो अलग बात है कि हाँ ये आप सीख लिए, लेकिन वो बिल्कुल उतना इफेक्टिव नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है जो बालक के पहली भाषा जो बच्चे ने क्या किया, अर्जित किया, उसके, ये कहा जा रहा है, ठीक है। बट दैट कंप्रिहेंसिबल इनपुट एंड लो इफेक्टिव फिल्टर, लो एंजाइटी, हाई मोटिवेशन एंड क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल एक्विजिशन, ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है बट, लेकिन जो समझने योग्य जो इनपुट है, ठीक है, जैसे कि इनपुट मतलब होता है कि आप व्यक्ति को कुछ बोले और इशारा करें जिससे वो समझ पाए। इनपुट मतलब ये, मैंने क्या बोला, ये समझ में आया क्या, पैसा मुझे ये दो ना यार, मैंने क्या बोला, ये दो, आप बोले हाँ पैसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है, पैसे थे, क्या हुआ, ये एक इनपुट हुआ, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, इस समझने लायक इनपुट, ठीक है, और लो इफेक्टिव फिल्टर, बहुत कम इफेक्टिव फिल्टर, जैसे कि लो एंजाइटी, बहुत कम घबराहट, हाई मोटिवेशन, बहुत ज्यादा प्रेरणा, आर क्रूशियल, ये आवश्यक होते हैं फॉर सक्सेसफुल एक्विजिशन, ठीक है, किसी भी अच्छे सफलतापूर्वक अर्जन के लिए। इन्होंने पहले कहा कि जो दूसरी भाषा को जो सीखना है वो पहली भाषा के एक्विजिशन के बराबर नहीं होती है, पर इन सब चीजों को अपन मेंटेन करें तो वो बहुत ज्यादा आवश्यक है सफलतापूर्वक अर्जन करने के लिए किसी दूसरी भाषा को भी, ये कहा गया। अब देखिए इनके जो 5 हाइपोथेसिस अपन उनको देख लेते हैं। पहला एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, पहला क्या है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, मतलब अर्जन, ठीक है, अर्जन और लर्निंग, शिक्षण, सीखना, ठीक है, अर्जन करना और सीखना का हाइपोथेसिस, ठीक है। एक्विजिशन लर्निंग मतलब जो आपका अर्जन है और जो सीखने का जो परिकल्पना है उसके बारे में बात की जा रही है। करासन, ठीक है, क्या कहते हैं करासन, आइए देखते हैं, ठीक है, करासन क्या कहते हैं। करासन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एक्विजिशन अनकॉन्शियस लर्निंग एंड लर्निंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ रूल्स। ही बिलीव्स दैट एक्विजिशन इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन नेचुरलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट। अब करासन क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं किन दोनों के बीच में, एक्विजिशन मतलब जो कि अचेतन प्रक्रिया है सीखने का, और लर्निंग जो कि सीखने का चेतन प्रक्रिया है, ठीक है, उनके बीच में। ही बिलीव्स, वो मानते हैं दैट एक्विजिशन इज द प्राइमरी ड्राइवर, जो एक्विजिशन है वो क्या है, प्राइमरी ड्राइवर है, मतलब मुख्य वाहक है, मुख्य चालक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ लैंग्वेज, भाषा के विकास का, किसका, भाषा के विकास का, पर्टिकुलरली इन नेचुरलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जो कि विशिष्ट तौर पे आपका नेचुरलिस्टिक मतलब प्राकृतिक संदर्भों में होता है, क्या बोला, प्राकृतिक संदर्भों में होता है। आगे बढ़ते हैं, मॉनिटर हाइपोथेसिस, ठीक है, ध्यान रखने वाली परिकल्पना, ठीक है, ध्यान रखने, निगरानी करने वाली परिकल्पना। दिस हाइपोथेसिस प्रोसेसेस, ठीक है, This hypothesis proposes that the learned system conscious knowledge of grammar acts as a monitor or editor, correcting errors but primarily when the learner has time and is focused on accuracy। अब क्या कहा जा रहा है, This hypothesis proposes, ठीक है, ये hypothesis कहता है that the learn, ठीक है, जो सीखा हुआ, ठीक है, learned system, जो सीखा हुआ जो सिस्टम रहता है, conscious knowledge of ग्रामर रूल, ठीक है, जो चेतन प्रक्रिया से जो आप ग्रामर रूल्स को जो आप सीखते हैं वो एक्ट करता है, वो काम करता है, कैसे, निगरानी प्रणाली के तौर पे, कैसे, मॉनिटर के तौर पे, निगरानी करने के तौर पे, और एडिटर के तौर पे, सुधारक के तौर पे, ठीक है, निगरानीकर्ता के तौर पे और सुधारक के तौर पे काम करता है जो आपका सीखा हुआ जो ज्ञान होता है, अर्जित नहीं, जो सीखते हैं आप पूरा स्टेप बाय स्टेप जो आप अभ्यास करके सीखते हैं, वो क्या करता है, वो निगरानी करता है और सुधारक के रूप में काम करता है, ठीक है, क्योंकि क्या करता है, करेक्टिंग एरर्स बट प्राइमरली व्हेन The learner has time and is focused on accuracy, जो कि जो सीखा हुआ जो रूल है, जो भी ग्रामेटिकल रूल आप जो सीखते हैं वो क्या करता है, वो आपके सुधारक के रूप में काम करता है और निगरानीकर्ता के रूप में काम करता है। जब भी आप बोल रहे होते हैं, जब आप बोलते बोलते कुछ गलत बोल देते हैं तो जो सीखा हुआ जो लैंग्वेज है ना, वो क्या होता है, वापस आपको ध्यान देता है और कहता है कि आपने यहाँ पे गलत बोल दिया, ठीक है, और वो सुधारता है। लेकिन ऐसा तभी होता है कि जब आप टाइम ले लेके बोल रहे हो, जब आप बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ये काम नहीं करता, फिर वहां पर आपका
अर्जन किया हुआ भाषा ही काम करता है। समझे बात को? तो जो सीखा हुआ जो नॉलेज है, जो सीखा हुआ जो ज्ञान है, वो नो डाउट निगरानीकर्ता की तरह और सुधारक की तरह काम करता है, लेकिन वो तभी काम कर पाता है जब आप बिल्कुल समय लेकर के एकदम आराम से बोल रहे हो, सोच समझ के, और जब आपका पूरा ध्यान सटीकता पर हो, तभी ये काम करता है। अदरवाइज आपका ध्यान नहीं है तो ये आप फिर भी गलत बोलते चले जाएंगे। खासकर ऐसा तब होता है जब हम पास्ट सिंपल टेंस के किसी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका क्या? पास्ट सिंपल टेंस। राम एट मैंगो और राम एट मैंगो, लेकिन जब इसको राम ने आम खाया, ये हुआ इसका हिंदी, लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं? नकारात्मक बनाते हैं, वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है क्या? डिड। और जब डिड आता है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद जो मेन वर्ब जो हमने एट कहा था, वो वापस से सेकंड फॉर्म से किस में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ईट में। ईट एट ईटन, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। तो जो साधारण वाक्य होता है, जो सिंपल वाक्य होता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वो क्या होता है? राम एट मैंगो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होती है इसमें। लेकिन जब अपने को नेगेटिव बनाना होता है तो हम डिड का यूज करते हैं, और जब वाक्य में डिड नामक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो जो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में था वो अपने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राम डिड नॉट ईट मैंगो, लेकिन हम फ्लो में राम डिड नॉट एट मैंगो बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए? राम डिड नॉट ईट मैंगो। और ये कब होता है? जब आप फ्लुएंसी मेंटेन कर रहे होते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। और जब आप बिल्कुल समय लेके और एक्यूरेसी मेंटेन करके बोलेंगे, तभी निगरानी प्रणाली की तरह काम करता है आपका सीखा हुआ ज्ञान जो होता है। ये कौन बोल रहे हैं? स्टीफन करासन बोल रहे हैं। अगली परिकल्पना की बात करते हैं, इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट तो समझते हैं ना आप लोग, जो आप कुछ ऐसा इनपुट दे सामने वाला वो समझ पाए, वो इनपुट हाइपोथेसिस कहलाता है। करासन पोजिट्स दैट वी एक्वायर लैंग्वेज बाय रिसीविंग कंप्रिहेंसिबल इनपुट लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज स्लाइटली अबव आवर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1i+1। करासन कहते हैं दैट वी एक्वायर लैंग्वेज बाय रिसीविंग कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स। हम भाषा का अर्जन तभी कर पाते जब हमको क्या मिले? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मिले। जैसे मान लीजिए हम हिंदी भाषी हैं, हम पहली बार विदेश गए जहां पे अंग्रेजी केवल बोला जाता है, मान लीजिए हम ब्रिटेन गए और वहां पे कोई व्यक्ति खाना खाते हुए अटक गया, तो क्या बोल रहा है? वाटर वाटर, तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, और उसने क्या कहा? वाटर वाटर, अगर उसने इशारा किया, इसका मतलब पानी का इशारा है, गलत मत समझिएगा आप, ठीक है। उसने क्या वाटर वाटर इशारा किया, तो हम समझे कि अच्छा पानी को वाटर बोलते हैं, फिर हम क्या किए? वाटर उसको ला करके दिए। तो जो समझने योग्य जो इनपुट होता है, जो इशारे, जो भी इनपुट, इससे आप समझ पाए, जैसे मनी का ये इनपुट हो गया, तो जो समझने योग्य इनपुट होता है, ये ज्यादा मदद करता है बच्चे के भाषा को अर्जन करने में, या किसी भी व्यक्ति के दूसरी भाषा को अर्जन करने में। ये कह रहे हैं कौन? आपके स्टीफन करासन कह रहे हैं। लैंग्वेज दैट इज स्लाइटली अबव आवर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और व्यक्ति हमारे वर्तमान समझने के जो लेवल है, समझने का जो स्तर है, उससे एक स्तर ऊपर की भी भाषा को वो समझ सकता है, केवल कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, समझने लायक अच्छे इनपुट के माध्यम से, जिसको हम क्या बोलते हैं? i+1, ठीक है। जो हमारा जो इंटेलिजेंस है उसके भी +1 लेवल पे अपन सीख सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए? एक अच्छा समझने योग्य इनपुट अपने को प्राप्त होना चाहिए सामने वाले से। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, ठीक है, प्राकृतिक क्रम की परिकल्पना। आइए देखते हैं क्या होता है प्राकृतिक क्रम की परिकल्पना, ठीक है। दिस इज suggest, ठीक है, this suggests that language features are acquired in a predictable order regardless of age, instruction और other factors। देखिए क्या बोला जा रहा है, this suggests, ये क्या करता है? ये सुझाव देता है that language features are acquired in a predictable order। जो भाषा के जो फीचर्स होते हैं, जो गुण होते हैं, ठीक है, उनको एक्वायर किया जा सकता है प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में, मतलब आकलन करने के क्रम में। कैसे? आकलन करने के क्रम में। रिगार्डलेस, जो कि जुड़ा नहीं होता है, किसी भी एज से संबंधित नहीं होता है, किसी भी निर्देश संबंधित नहीं होता है, और अदर किसी भी दूसरे फैक्टर से संबंधित नहीं होता है। तात्पर्य कहने का ये है कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, जब भी आप क्या करते हैं? पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि आप सामान्य तौर पर पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं? अगले वाले वाक्य की क्या कर लेते हैं? आप वो कल्पना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? उसको आप इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आकलन कर लेते हैं कि अगला क्या होगा आपका जो होना, ठीक है, इमेजिन कर लेते, मतलब प्रेडिक्ट कर लेना, मतलब क्या बोल सकते हैं आप? पहले से अनुमान लगा लेना किसी चीज का, ठीक है। तो आप पढ़ते पढ़ते, जैसे मैंने ये फीचर पढ़ा तो मुझे ए और आर दिख गया, तो मैंने क्या समझ लिया? आर है। मुझे ए सी क्यू दिख गया, मैं क्या समझ गया? ये एक्वायर्ड वर्ड है। फिर इना प्रेडिक्टेबल, फिर पी आर ई डी दिख गया, तो मैं क्या समझ गया? अगला वर्ड क्या है? प्रेडिक्टेबल है। मतलब वैसे ही कहा जा रहा है कि इस नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में जो सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, जब वो बोल रहा होता है तो हम क्या कर लेते हैं? पहले ही उसको कल्पना कर लेते हैं कि अगला इसके बाद ये शब्द आने वाला है। मतलब जब उसने सब्जेक्ट बोला तो उसके बाद उसने वो वर्ब बोलने ही वाला है। और ऐसे भी हम अर्जित कर पाते हैं दूसरी भाषा को। कौन कह रहा है? स्टीफन करासन। और ये कह रहे हैं बिल्कुल भी ये आपके एज से संबंध नहीं रखता, ये आपके किसी निर्देश से संबंध नहीं रखता, ये किसी भी दूसरे फैक्टर से संबंध नहीं रखता, ये अपने आप सबके में हो सकता है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और इससे दूसरी भाषा का अर्जन संभव है। आगे बढ़ते हैं।
अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, आइए देखते हैं अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस क्या है। क्रासियन आर्ग्यूज दैट factors like motivation, anxiety and self confidence can act as a filter, blocking comprehensible input and hindering acquisition। अब क्या कहा इन्होंने कहा, क्रासियन कहते हैं कि जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि तथ्य हैं, जैसे कि लाइक मोटिवेशन, ठीक है, प्रेरणा, एंजाइटी घबराहट, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आत्मविश्वास, ठीक है, ये कैन एक्ट एज अ फिल्टर, ये फिल्टर की तरह, ये रोधक की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? ये रोधक की तरह काम करते हैं, जो कि ब्लॉक करते हैं क्या? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को, किसको? समझने योग्य इनपुट को, और हिंडरिंग एक्विजिशन, और क्या करते हैं? ये अर्जन में बाधा बनते हैं। क्या करते हैं? ये अर्जन को बाधित करते हैं। कैसे? जब आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी रहते हैं कि हाँ मुझे तो आता ही है ये चीज, तो सामने वाला कुछ आपको इशारा करता है, आप उसकी तरफ देखते भी नहीं है, आप समझने का प्रयास भी करते, बस आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? बस एक चीज चल रहा होता है कि हाँ मुझे तो ये चीज आता है, मुझे ये करना आता है, मैं ये पहले भी कर चुका हूं, मैं ये करना जानता हूं। और आप इनपुट नहीं समझते कि सामने वाला क्या बोल रहा है। जैसे कि मान लीजिए बेटा खाना निकालो बोले, तो आप बोले हाँ मुझे खाना निकालना आता है, और आप चले गए, और वहां पर उन्होंने पहले जो आपको इनपुट दिया कि भैया ग्लव्स वगैरह पहन के निकालना, तो आप उसको नहीं समझ पाए, आप क्या कर डायरेक्ट उस बर्तन को टच किए और आपका हाथ जल गया। तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे कि हाँ मुझे तो ये काम करना आता है, पर जो समस्या है उसमें उसको आपने समझा ही नहीं, वो इनपुट आपने देखा ही नहीं। क्या वो इनपुट आपने देखा ही नहीं, और आप जाकर उसे डायरेक्ट टच कर दिए। वैसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा जब प्रेरित रहते हैं, जब बहुत ज्यादा घबराए हुए रहते हैं, और जब बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी रहते हैं आप, तो वो क्या करता है? वो रोधक के तौर पे काम करता है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। फिर आप सामने वाले को देखते हैं, जैसे कोई पूछा 2 और 2 कितना होता है, 2 और 2 कितना होता है, इसने पूछा, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? 2 और 2 4 होता है, आपको पता है, और आप क्या कर दिया 2 और 2 4, लेकिन सामने वाला को बता रहा है 2 2, ऐसे ही सारा कर रहा है 2 और 2, मतलब वो 22 की बात कर रहा है, 2 + 2 की नहीं, 2 एंड 2 की बात कर रहा है, 2 और 2 की, वो 22 आपको इशारे से बता रहा था बगल वाला आपको, ठीक है, लेकिन आप उसको देखे नहीं। ऐसे ही कई पहेलियां होती है जहां पे जानकारी स्पष्ट होता है, पर आपको लगता है इतना आसान पहेली है, और आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, और आप उसका गलत जवाब दे देते हैं। वही कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेरणा, बहुत ज्यादा घबराहट, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास क्या करता है? वो रोधक की तरह होता है समझने योग्य इनपुट के, और जो कि बाद में बाधा बनता है दूसरी भाषा के अर्जन में, ये कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप बड़े हो चुके रहते हैं, आप चीजों को जान रहे होते हैं, और आप उसको बाधा तत्व बना ही देते हैं अपने ज्यादा किससे? घबराहट से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, और प्रेरणा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कहते हैं? स्टीफन क्रासियन कहते हैं। ये इनकी 5 हाइपोथेसिस, लेकिन उन्होंने पहले मेंशन कर दिया है कि दूसरी भाषा का अर्जन पहली भाषा के अर्जन की तरह नहीं होता है, वो बहुत हद तक सीखने जैसा होता है, पर हाँ अगर उसमें कुछ सुधार किया जाए तो वो सीखने से ज्यादा बेहतर हो सकता है। मतलब वो अर्जन के रूप में हो सकता है, पर एक्चुअल में पहली भाषा के अर्जन में और सीखी हुई भाषा के अर्जन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। खुद कौन कहते हैं? स्टीफन क्रासियन कहते हैं। क्या बात है? अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, एनसीईआर 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विषय, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विषय 2005 तो किसने दिया? एनसीईआरटी। किस द्वारा दिया गया? ये आपके ये दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया। किस द्वारा दिया गया? ये आपके एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या क्या है? ठीक है, भाषा को पढ़ाने के उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए। मतलब जब आप शिक्षक बन के स्कूल में जाएंगे और अगर आप एक लैंग्वेज के टीचर बनते हैं तो उस लैंग्वेज को किन उद्देश्यों के साथ पढ़ाना है, ये कौन निर्धारित कर चुका है? एनसीईआरटी निर्धारित कर चुका है। कब? 2005 में इसने क्या दिया? एक फ्रेमवर्क दिया जिसका नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं कि भाषा को पढ़ाने के, ठीक है, भाषा के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं। पहला कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हुआ? संचारात्मक कॉम्पिटेंस मतलब क्या हुआ? योग्यता, संचारात्मक कौशल, संचारात्मक योग्यता। अब यहां पर देखिए, मतलब बच्चे को भाषा कैसे सिखानी है कहा जा रहा है। लैंग्वेज टीचिंग एम्स टू एक्वाइप, ठीक है, इक्वाइप लर्नर्स विद द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज प्रैक्टिकली इन वेरियस सिचुएशंस। मतलब बच्चे को भाषा ऐसा पढ़ाना, मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूं आपको, बच्चे को भाषा को ऐसे पढ़ाना कि बच्चा उस भाषा को इतना अच्छा ग्रहण कर पाए कि वो अलग अलग परिस्थिति में, ठीक है, प्रायोगिक तौर पे भाषा का प्रयोग कर पाए। मतलब केवल बच्चे को क्वेश्चन आंसर याद कराने का उद्देश्य नहीं है, केवल बच्चे को आपको नंबर नहीं दिलाना है। बच्चे को जो आप भाषा पढ़ा रहे हैं उसको आप बच्चे को ऐसे पढ़ाइए कि बच्चे क्या कर पाए? उसको अलग अलग परिस्थितियों में प्रायोगिक तौर पर यूज कर पाए। आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे हियर, एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स क्लियरली एंड पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्सेशंस। इसमें बिल्कुल शामिल है क्या? सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बातों को समझना। मतलब आप बच्चे को भाषा ऐसे पढ़ाइए कि उसके सामने वाला जो बोल रहा है वो उस बात को क्या कर पाए? समझ पाए। क्या कर पाए? वो उस बात को समझ पाए। और क्या कर पाए? व्हाट दे हियर समझ पाए, और एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, और अपने आप को बता पाए, ठीक है, साफ साफ, और
पार्टिसिपेट कर पाए किसमें, कन्वर्सेशन में, किसमें, बातचीत में। मतलब बच्चे को आपको भाषा को ऐसे सिखाना है कि अगर बच्चे को आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या करे, जब कोई और इंग्लिश बोले तो वो सुन के समझ पाए, आप उसको ऐसा सिखाइए। खुद अगर उसके मन में कुछ है अपने बारे में बोलने के तो वो इंग्लिश में बोल पाए और वो किसी भी वाद विवाद की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाए। आपको बच्चे को इतने अच्छे से भाषा को सिखाना है। बिल्कुल भी एनसीईआरटी या एनसीएफ का ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चे को नंबर लाना है। बच्चा भले ही नंबर कम लाता हो पर बच्चे में ये चीज विकसित करना मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पढ़ के समझने का कौशल। ठीक है, पढ़ के समझना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, समझने लायक पढ़ना। लर्नर्स शुड डेवलप द एबिलिटी टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। बच्चे को ऐसा पढ़ाना है कि वो किसी रिटर्न टेक्स्ट को, किसी पैसेज को पढ़ के समझ पाए। किसी पैसेज क्या करे, वो पढ़ के समझ पाए। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जब इसको आप पढ़ते हैं तो समझ में कुछ नहीं आता है, फिर एकदम एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं तो सब चीज समझ में आता है, अच्छा हाँ क्या लिखा हुआ है। तो बच्चे को आपको ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा पढ़ के समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है, केवल पढ़े नहीं। जैसे जब आपको स्कूल में बुक रीडिंग करने बोला जाता था तो आप क्या करते, केवल बुक रीडिंग करते थे, बात खत्म हो जाता है। पर बच्चे को केवल बुक रीडिंग नहीं करना है, जब वो जो रीड कर रहा है वो उसके दिमाग में फिट होना चाहिए। मतलब बच्चे को आप इतना अच्छा बनाइए, इतना समझदार बनाइए कि बच्चा पढ़ते पढ़ते समझ पाए, ठीक है, कि क्या उस टेक्स्ट में लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट में से जानकारी को क्या कर पाए, इकट्ठा करके वो निकाल पाए। जैसे कि आप सबके एग्जाम में जब डू एज डायरेक्टेड वाला जो पोर्शन होता था, जहां पे सीन और अनसीन पैसेज आते थे, क्या बोला मैंने, सीन और अनसीन पैसेज। तो सीन पैसेज तो थोड़े थोड़े बन जाते थे पर अनसीन पैसेज नहीं बनता था। कुछ क्वेश्चन होते थे पैसेज में से और हम क्या करते थे, उन वर्ड्स को मैच करते थे पैसेज में और पहले फुल स्टॉप से लेकर लास्ट वाले फुल स्टॉप तक अपन उठा करके लिख देते थे, क्योंकि हम ज्यादातर समझ ही नहीं पा रहे होते थे, हम बस अलग तरीके से वर्ड्स को पकड़ रहे होते थे। हाँ कि ना, सबके सब ऐसा किए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो बच्चे को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा पढ़ के समझ पाए उसका हिंदी मीनिंग अपने आप में, और जो जानकारी, जो क्वेश्चंस उसमें से पूछा गया है वो जानकारी वो खुद से लिख पाए, ना कि एक फुल स्टॉप से अगले फुल स्टॉप तक उठा करके कॉपी पेस्ट कर पाए, जैसा कि हम लोग करते हैं। ऐसे पढ़ाना है बच्चे को। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मीनिंग। इसमें शामिल है तब बच्चे का क्या, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मीनिंग समझना। मतलब बच्चा जिस टेक्स्ट को पढ़े वो पढ़ के शब्द का एक्चुअल अर्थ समझ पाए और उसके अंदर की गहराई को भी समझ पाए। समझे बात को, मतलब कोई शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो मीनिंग है वो समझ पाए, और जो रिटर्न जो टेक्स्ट है उस पूरे टेक्स्ट में कितनी गहराइयां हैं वो उस चीज को भी समझ पाए। मतलब बाहरी अर्थ और अंतर्निहित अर्थ दोनों को बच्चा समझ पाए। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, किसी कचरे को ठिकाने लगाने के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, तो वो शब्द शब्द का तो अर्थ समझ पाए और उसके अंदर की गहराई को भी समझ पाए कि अब तक इससे इतना लॉस हमारा हो चुका है, इतना ये गहरी बात है, ठीक है, इसमें ये बात छुपा हुआ है, इतना ध्यानपूर्वक चीजें सोचने वाली है, वो ऐसा भी समझ पाए। मतलब शब्दों का डायरेक्ट शाब्दिक अर्थ भी समझ पाए और उनमें निहित आंतरिक अर्थ भी बच्चा समझ पाए, उसको ऐसा पढ़ाना है। पर आजकल क्या होता है, क्योंकि हम भी जैसे पढ़े हुए हैं, तो जो शिक्षक होते हैं वो ज्यादातर खुद ही इस मामले में थोड़ा सा कमजोर माने जाते हैं, थोड़े कमजोर दिखते हैं। खासकर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो देखिए अपवाद तो होते हर जगह पर है, हम लगभग की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे शिक्षक भी हमारे छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो किसी चीज को पढ़ के शाब्दिक अर्थ और आंतरिक अर्थ समझने की बात है, तो ये कुछ कम टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें समझ में आ रही होती है। ऑल ओवर इंडिया के ऊपर बात नहीं करेंगे, अगर मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ में जो देखता हूँ अपनी आंखों से, मैं उसके बारे में बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। आगे बढ़िएगा, एक्सप्रेसिव स्किल, ठीक है, एक्सप्रेसिव स्किल। अब एक्सप्रेस करने का कौशल, अपने आप को व्यक्त करने का कौशल, आप व्यक्त करने का, ठीक है, अपने आप को व्यक्त करने का कौशल। लैंग्वेज टीचिंग शुड हेल्प लर्नर्स डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। भाषा को पढ़ाने में बच्चे में क्या होना चाहिए, आपको विकसित करना है चाहिए, ठीक है। जो बच्चे को, जब लैंग्वेज टीचिंग शुड हेल्प लर्नर्स डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बच्चे को भाषा को आप ऐसे पढ़ाइए कि वो मदद कर पाए, ठीक है, उस बच्चे के जो अपने अंदर की भावना है उसको व्यक्त करने में बिना किसी मेहनत के, सहजता पूर्वक एंड क्रिएटिवली, और रचनात्मक तौर पे, इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग स्थितियों में। मतलब कुछ नहीं, बच्चे को आपको ऐसी भाषा सिखाना है कि बच्चा अपने बारे में सारी चीजें व्यक्त कर पाए बिना किसी मेहनत से, और उनमें भी वो रचना भी कर पाए, ठीक है, उनमें वो क्रिएटिविटी भी कर पाए कि हाँ, मतलब वो चीजें बढ़ा चढ़ा के बोल पाए, ठीक है, कुछ चीजें कम करके बोल पाए। मतलब इतना ज्यादा बच्चे में कौशल को विकसित करना, अगर आप भाषा को पढ़ा रहे हैं तो केवल नंबर लाना उद्देश्य नहीं, याद रखिएगा एनसीएफ का। लेकिन हमारे स्कूलों में केवल नंबर लाने को ही उद्देश्य माना जाता है। पढ़ाई परीक्षा से शुरू होकर के परीक्षा पर ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे आते हैं,
दिस इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन, इसमें दोनों शामिल है, ठीक है, बोलना, ठीक है, मौखिक और लिखित संचार, ठीक है, इसमें मौखिक और लिखित संचार दोनों शामिल है। आपको ऐसे बनाना बच्चे कि बच्चा अपने बारे में पूरा अच्छे से लिख भी पाए, उसमें रचना भी कर पाए, थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी भी डाल पाए, ठीक है, और बच्चा अपने बारे में जब बोले तब भी बिना मेहनत के बोल ले और उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी भी बच्चा कर पाए, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा राइटिंग स्किल, अगला क्या है, राइटिंग स्किल, लिखने का कौशल। अब देखिए सारा चीज इनसे बता रहे हैं कि शिक्षण अधिगम में क्या क्या उद्देश्य रखना है अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो। पहले देखिए लिखने का कौशल, लर्नर्स शुड बी एबल टू राइट, ठीक है, कोहेरेंटली एंड इफेक्टिवली। जो बच्चा है वो क्या कर पाए, लिख पाए कोहेरेंटली मतलब समझने लायक, और इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से, यूजिंग एप्रोप्रिएट ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्टाइल, ठीक है, निश्चित तौर पे व्याकरण, शब्दावली और स्टाइल का प्रयोग करके। मतलब बच्चा समझने योग्य और प्रभावी ढंग से लिख पाए। बच्चे को ऐसे सिखाना है, केवल वो रटे रटे टेक्स्ट को केवल कॉपी पेस्ट ना करे, उसको ऐसा सिखाइए कि बच्चा प्रभावी तौर पे क्या कर पाए, लिख भी पाए और क्या कर पाए, उसको बिल्कुल समझने लायक भी हो वो लिखा हुआ टेक्स्ट, और बच्चा एप्रोप्रिएट, ठीक है, निश्चित तौर पे व्याकरण, शब्दावली और स्टाइल को भी फॉलो कर पाए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चे को लेखन कौशल भी आपको बहुत अच्छे से सिखाना है। आगे आते हैं, पांचवा उद्देश्य क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, ठीक है, बहुभाषावाद को रिसोर्स की तरह देखना है, ठीक है, बहुभाषावाद को एक रिसोर्स की तरह देखना है, ठीक है, देखना एक रिसोर्स की तरह देखना है, ध्यान, संसाधन, ठीक है, संसाधन की तरह देखना है, संसाधन, ठीक है, संसाधन की तरह क्या करना है, देखना है किसको, बहुभाषावाद को। द एनसीईआरटी 2005 एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड लेवरेजिंग द लर्नर्स मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, जो एनसीईआरटी 2005 जो कहता है, ठीक है, वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करना है, ये जोर डालता है, एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, ये जोर डालता है, ठीक है, बच्चे के भाषा को समझने के महत्व पर और उसको लेवरेजिंग और उसको बढ़ावा देने के महत्व पर, द लर्नर्स मल्टीलिंगुअलिज्म, किसको, शिक्षार्थी के बहुभाषावाद को। मतलब जो 2005 है क्या करता है, जोर डालता है, एनसीईआरटी 2005 जोर डालता है किस पर, महत्व पर, ठीक है, किसके महत्व पर, भाषा को, बच्चे की जो भाषा है उसको समझने के महत्व पर और उसको बढ़ावा देने के महत्व पर जोर डालता है, ठीक है, क्योंकि लर्नर का, ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषावाद विकसित हो सके इसलिए, ठीक है, लर्नर्स मल्टीलिंगुअलिज्म। आगे बढ़ते हैं, दिस इंक्लूड्स एक्नॉलेजिंग द वैल्यू ऑफ द लर्नर्स होम लैंग्वेज एंड यूजिंग इट एज अ ब्रिज टू लर्निंग अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, इसमें शामिल है एक्नॉलेज करना, क्या करना, एक्नॉलेज करना द वैल्यू ऑफ द लर्नर्स होम लैंग्वेज, ठीक है, इसमें शामिल है समझना किसके, वैल्यू को, बच्चे के मातृभाषा के, जो उसका घर का लैंग्वेज है उसके वैल्यू को समझना इसमें शामिल है, ठीक है, एंड यूजिंग, और उसकी मातृभाषा को यूज करना है, कैसे, ब्रिज की तरह, कैसे यूज करना है, आपके पुल की तरह यूज करना है, ठीक है, टू लर्निंग अदर लैंग्वेज, बच्चे को दूसरी भाषा सिखाने के लिए। मतलब बच्चे को दूसरी भाषा सिखाएं, उसके लिए मातृभाषा का प्रयोग करना है, यहां से इस नई भाषा तक जाने के लिए पुल के तौर पे, वो मातृभाषा का प्रयोग कर करके नई भाषा को सीख पाए, वहां तक लक्ष्य तक पहुंच पाए। मतलब मातृभाषा को बिल्कुल सपोर्ट करना है बच्चे के, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। अब देखिए यहां पर बच्चे के समग्र विकास के बारे में भी कहा गया है। अब देखिए केवल इतना ही नहीं, केवल आपको भाषा के बारे में नहीं बोला गया है, बच्चे के समग्र विकास में भी आपका योगदान होना चाहिए। लैंग्वेज टीचिंग शुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, जो भाषा को जो पढ़ाना है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, उसका योगदान होना चाहिए बच्चे के समग्र विकास में, बच्चे के ऑल ओवर संपूर्ण विकास में, ठीक है, होना चाहिए किसका योगदान, ठीक है, जो भाषा जो आप पढ़ा रहे हैं, जो टीचर है उसका योगदान नहीं कहा जा रहा है। इंक्लूडिंग देयर कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, ठीक है, इसमें शामिल है क्या क्या, संज्ञानात्मक, सामाजिक और इमोशनल ग्रोथ। क्या, इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल को आप समझ रहे हैं क्या बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। लैंग्वेज टीचिंग शुड कंट्रीब्यूट, भाषा को पढ़ाना क्या होना चाहिए, उसका योगदान, भाषा को पढ़ाना ऐसा होना चाहिए कि उसको योगदान दे पाए, वो क्या करे भाई, वो योगदान दे पाए बच्चे के संपूर्ण विकास में, ठीक है, इसमें शामिल होगा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास और बच्चे का इमोशनल ग्रोथ, ठीक है, इमोशनल ग्रोथ, ठीक है, मतलब इमोशनल विकास के बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, LAC लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, किस बारे में बात करते हैं अपन, LAC लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, LAC इज अ करिकुलर एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो कि क्या है, एक आपका पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या संवर्धन कार्यक्रम है। क्या है वो आपका
पाठ्यचर्या संवर्धन कार्यक्रम है कौन, LAC, दैट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर स्किल्स इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इन नॉन लैंग्वेज कोर्सेज। मतलब जो कि बच्चों को अवसर प्रदान करता है कि जो बिना भाषा वाले क्या करते हैं, बिना भाषा वाले कोर्सेज में अपनी भाषा का प्रयोग करना, क्या बोला गया, जो कि बच्चों को अवसर प्रदान करता है ताकि वो अपने कौशल का प्रयोग कर पाए, ठीक है, ऐसे लैंग्वेजेस वाले कोर्स में और बिना लैंग्वेज वाले कोर्स दोनों में, ठीक है। जो LAC है, ठीक है, पाठ्यचर्या संवर्धन कार्यक्रम है, वो बच्चों को क्या करता है, वो अवसर देता है कि बच्चा जब भाषा सीखता है तो वहां अपने भाषा वाले सब्जेक्ट में अपने कौशल का क्या कर पाए, यूज कर पाए, और जो बिना भाषा वाले जो सब्जेक्ट है वहां भी बच्चा अपने कौशल का प्रयोग कर पाए। ये कहा जाता है कौन, LAC कह रहे हैं। आगे बढ़ते अपन, BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, बुनियादी पारस्परिक संचारी कौशल, बुनियादी पारस्परिक संचारी कौशल, रिफर्स टू लिंग्विस्टिक स्किल नीडेड इन एवरीडे, ठीक है, सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये एक लिंग्विस्टिक स्किल है, ये एक भाषाई कौशल है जिसकी आवश्यकता होती है हमारे रोजमर्रा के जीवन में, ठीक है, सामाजिक जीवन में और आमने सामने के बातचीत में, किसमें, आमने सामने के बातचीत में। फॉर इंस्टेंस द लैंग्वेज यूज्ड इन द प्लेग्राउंड, ठीक है, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जो भाषा प्लेग्राउंड में यूज होती है वो भी BICS के अंतर्गत आती है, जो हम फोन में बोलते हैं वो भी BICS के अंतर्गत आती है, और टू इंटरेक्ट सोशली, और जो हम सामाजिक तौर पे लोगों से बातचीत करते हैं आपस में, वो भी BICS के अंतर्गत आती है, ठीक है। द लैंग्वेज यूज्ड इन दीज सोशल इंटरेक्शंस इज कॉन्टेक्स्ट एम्बेडेड, और जो भाषा इन सोशल इंटरेक्शन, इन सामाजिक बातचीत में होती है वो क्या होती है, आपकी कॉन्टेक्स्ट एम्बेडेड, ठीक है, संदर्भजनक होती है। क्या होती है आपकी, संदर्भजनक होती है, ये ध्यान रखिएगा, समझे बात को। मतलब कुछ नहीं, हम हर जगह पे हम जगह के अनुसार भाषा को बोलने की प्रक्रिया अलग अलग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब हम प्लेग्राउंड में बात करते हैं तो हमारे बोलने का तरीका, हमारे बोलने का कौशल अलग होता है। जब हम फोन पे बात करते हैं तो हमारे बोलने का कौशल अलग होता है, और टू इंटरेक्ट सोशली विद अदर पीपल, और जब हम सामाजिक तौर पे लोगों से बात करते हैं तो हमारे बोलने का कौशल अलग होता है। तो ये जो कौशल जो है ना, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपके BICS का, किसका, BICS का पार्ट है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का। द लैंग्वेज यूज, और जो भी भाषा जो हम इसमें यूज करते हैं वो कॉन्टेक्स्ट एम्बेडेड, संदर्भजनक, जैसा संदर्भ हम उस प्रकार की भाषा को यूज करते हैं, ये होता है क्या, आपका BICS। आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट, आगे CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक, संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रविणता, संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रविणता अपन बोल सकते हैं। refers to the language skill necessary for academic success, ये उस भाषा कौशल को बताता है जो कि आवश्यक है शैक्षणिक सफलता के लिए। CALP उस भाषा कौशल को बताता है जो कि आवश्यक होता है किसके लिए, शैक्षणिक सफलता के लिए। इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इन स्कूल सेटिंग, इसमें शामिल होता है क्या करना, प्रयोग करना और समझना। इसमें शामिल होता है प्रयोग करना और समझना कठिन भाषा को स्कूल के सेटिंग में। मतलब स्कूल में जो शैक्षणिक, देखिए एक स्पोकन वाला लैंग्वेज होता है, एक जो एकेडमिक लैंग्वेज होता है। स्पोकन लैंग्वेज मतलब ये है कि जो आप बोल चाल प्रयोग करते हैं ज्यादा इजी होता है, एकेडमिक लैंग्वेज ज्यादा कठिन होता है, फिर आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, फिर आप ऐसे ही कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब अमूर्त जो कॉन्सेप्ट है वो शामिल होते हैं। स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, ठीक है, मतलब विशिष्ट इसमें शब्दावली शामिल होते हैं। एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग, और उच्च स्तर के सोचने की कौशल इसमें शामिल होती है। एज अपोज टू द सिंपलर और मोर कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, ये बिल्कुल विपरीत होता है साधारण और ज्यादा बातचीत करने वाले भाषा के, ठीक है, जो कि हम सामाजिक डे टू डे लाइफ में, ठीक है, आम जीवन की, ठीक है, दिनचर्या की परिस्थितियों में जो हम यूज करते हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग होता है। इसमें अपने विशिष्ट शब्दावलियां होती है जो कि आप दैनिक जीवन में प्रयुक्त नहीं करते हैं। इसमें उच्च स्तर की सोचने की कौशल होती है जो कि आप दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अमूर्त कॉन्सेप्ट्स होती हैं, अवधारणाएं होती हैं जो अपन दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। ये ज्यादा कठिन होता है, ठीक है, जो ये संबंधित है किससे, ये आपके उसी एकेडमिक लैंग्वेज के प्रवीणता से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीपीपी क्या होता है, प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस, सारा पढ़ लेंगे ना अपन। पीपीपी क्या होता है, प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस, स्टैंडिंग फॉर प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस इज द कॉमन टीचिंग मेथड। ये सामान्य तौर पे शिक्षण का क्या है, विधि है। ये सामान्य तौर पे क्या है, आपकी एक शिक्षण विधि है। वेयर न्यू इंफॉर्मेशन और लैंग्वेज इज प्रेजेंटेड, जहां पे नई जानकारी या नई भाषा प्रेजेंट की जाती है, दिखाई जाती है, किसको, विद्यार्थियों को। देन प्रैक्टिस इन कंट्रोल्ड एक्टिविटीज,
ठीक है, और उसको बच्चों से प्रैक्टिस करवाया जाता है एक नियंत्रित, ठीक है, एक्टिविटी में। मतलब जो टीचर होता है वो अपने नियंत्रण में रखता है किसको, उस एक्टिविटी को, उसमें बच्चों से इसका प्रैक्टिस करवाया जाता है। एंड फाइनली यूज इन अ फ्री ईयर, और जब बच्चा पूरा सीख जाता है तो जो शिक्षक है वो उसको फ्री छोड़ देता है कि चलो बेटा अब अपने अकॉर्डिंग इसको तुम यूज करो। मोर कम्युनिकेटिव सेटिंग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संचारी कौशल वाले एरिया में। मतलब पहले शिक्षक सामने रखता है, प्रेजेंट करता है चीजों को, फिर बच्चों से कंट्रोल वे में प्रैक्टिस करवाता है उस गतिविधि में, ठीक है, और फिर बाद में उनको फ्री छोड़ देता है। ठीक है, क्या करता है, उनको फ्री छोड़ देता है प्रोड्यूस करने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है, अधिकतर संचारी कौशल वाले सेटिंग में। दिस अप्रोच इज ऑफन यूज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग। ये वाला जो अप्रोच है, ठीक है, ये जो दृष्टिकोण है, ये मुख्य तौर पे भाषा को सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेयर इट हेल्प स्टूडेंट्स ग्रेजुअली मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। और ये जो है ये मदद करता है शिक्षार्थियों को ग्रेजुअली क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने में, ताकि वो नई भाषा को, नई कॉन्सेप्ट को सीख पाए और अप्लाई कर पाए अलग अलग संदर्भों में। मतलब पहले आप बच्चों को बताएं कि देखो बेटा अपने को ये पढ़ना है, फिर उनको प्रैक्टिस करवाए कि फिर आप ध्यान रखें, यहाँ गलत बोल रहे हो तुम, यहाँ सही बोल रहे हो, यहाँ ऐसा करो, यहाँ बदलाव करो। और जब बच्चा पूरा पूरा सीख जाए फिर उसको छोड़ दो कि जा बेटा तू कर। जैसे कि एक छोटे बच्चे को क्या करते हैं, पहले दिखाते हैं चल करके, पहले दिखाते हैं कोई चीज ला करके, पहले दिखाते हैं उसको खा के, ठीक है, पहले उसको मार के दिखाते हैं कि डरना है, फिर बाद में वो एक्टिविटी अपने कंट्रोल वे में क्या करते हैं, बच्चे से भी करवाते हैं कि जाओ बेटा उसको लेकर आओ, चलो खड़े होकर चलो। और बाद में जब बच्चा सीख जाता है तब उसको फ्री छोड़ देते हैं कि जाओ दौड़ो कूदो भागो। वैसा ही कहा जा रहा है, ये भाषा सीखने में प्रयोग होता है। प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस। प्रेजेंट मतलब पहले दिखाना है, प्रैक्टिस मतलब पहले फिर अभ्यास करवाना है, और प्रोड्यूस मतलब फिर उसको छोड़ देना है कि बच्चा उसका उत्पादन कर पाए उस चीजों को। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डायलेक्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड डायलेक्ट मानक बोली। अब मानक बोली जैसी चीज क्या होती है, देखिएगा, भाषा तो मानक होता है ना, मानक क्या होता है, भाषा होता है, पर यहाँ पे हम मानक बोली के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या होता है मानक बोली। ठीक है, यहां पे देखते हैं, इट इज थॉट टू बी द मोस्ट करेक्ट एंड प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, ये ज्यादा करेक्ट, ज्यादा सही और एक प्रोफेशनल औपचारिक फॉर्म होता है, रूप होता है किसका, भाषा का। जो बोली होता है नॉर्मल बोली, वो बहुत आय माय होता है, मतलब उसमें कोई भी सटीकता नहीं होती, जनरली वो समय दर समय जगह के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है। ठीक है, लोगों के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है, लेकिन ये ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा औपचारिक है। ठीक है, ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, किसका, भाषा का ज्यादा स्टैंडर्ड रूप होता है। इट इज फॉर्म थ्रू सिलेक्शन। ये बनता है किससे, सिलेक्शन से, चयन से। कोडिफिकेशन, ठीक है, कोडिफिकेट करने से मतलब उसका, आप कोडिफिकेशन मतलब संवर्धन कह सकते हैं उससे। ठीक है, संवर्धन वर्ड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कोडिफाई करना, ठीक है, जमाना चीजों को। ठीक है, और एलोबोरेशन मतलब क्या करना, एलोबोरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को एलोबोरेट करना मतलब विस्तार करना, उसके फंक्शंस के विस्तार करने से। ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस, और उसके मानक के अनुसार कि कितने लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, ये सिलेक्शन से पहले इसमें चीजों को चयन की जाती है, इनमें शब्दों को, फिर उनको कोडिफिकेशन मतलब क्रमबद्ध तरीके से जमाया जाता है कि किसके बाद क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। उसके बाद एलोबरेट किया जाता है, उसके फंक्शन को, उसके कार्य को बढ़ाया जाता है, और फिर उसके एक्सेप्टेंस को देखा जाता है कि समाज में उसको कितना एक्सेप्ट किया जाता है। और इन सब मानकों को ध्यान रखने के बाद यदि कोई बोली सफल होती है तो वो कहलाती है मानक बोली। दिस इज मोर कंसर्न विद द लेक्सिकल। ये ज्यादा मुख्य तौर पे जुड़ा होता है किससे, लेक्सिकल, ठीक है, बोलने के तौर पे, और मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिकल फॉर्म्स पे। ठीक है, लेक्सिकल देखो जहां भी आएगा लेक्सिकल हो गया था बोलने से समझ लो। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिकल फॉर्म से ज्यादातर जुड़ा हुआ होता है। इन सारे वर्ड्स का अर्थ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पीछे। डिक्शन, अब आते हैं क्या, डिक्शन क्या होता है। डिक्शन बेसिकली कुछ नहीं, ये शब्द चयन से संबंधित, किस संबंधित, आपके शब्द चयन से संबंधित, ये क्या होता है। इट इज अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये ध्यानपूर्वक शब्दों का चयन है। क्या है आपका, ध्यानपूर्वक शब्दों का चयन है, फॉर द पर्पस इफेक्टिव कम्युनिकेशन और राइटिंग स्टाइल। ठीक है, किन उद्देश्यों के लिए, ये प्रभावी तौर पे संचार करने और लिखने के उद्देश्य के लिए। प्रभावी तौर पे अपन बोल कैसे सकते हैं, और प्रभावी तौर पे हम कुछ लिख कैसे सकते हैं, उन लिखने और बोलने के लिए स्पेशल शब्दों के चयन को अपन क्या कहते हैं, डिक्शन बोलते हैं। डिक्शन मतलब क्या होता है, शब्द चयन। जब हम विशेष तौर पे क्या करते हैं, शब्दों का, अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, ठीक है, बातचीत करने के लिए और बोलने के लिए, क्या करने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एमरजेंट लिटरेसी, उभरती साक्षरता। आइए देखते हैं उभरती साक्षरता क्या होती है। उभरती साक्षरता, एमरजेंट लिटरेसी, उभरती साक्षरता, आइए देखते हैं क्या होते हैं। इट रिफर्स टू द फंडामेंटल नॉलेज। ठीक है, ये क्या होता है, ये पृष्ठभूमि
ज्ञान के ऊपर ये बताता है, ठीक है। क्या होता है, ये पृष्ठभूमि ज्ञान से संबंधित होता है, ठीक है। स्किल्स कौशल से संबंधित है, एंड एटीट्यूड्स मनोवृत्ति से संबंधित है। मतलब ये किसी बच्चे के पृष्ठभूमि बुनियादी ज्ञान जो पहले से है, ठीक है, बुनियादी ज्ञान और बुनियादी कौशल और बुनियादी मनोवृत्ति से संबंधित होता है। एमर्जेंट लिटरेसी मतलब उभरती साक्षरता। अ चाइल्ड डेवलप्स इन रिलेशन टू रीडिंग एंड राइटिंग बिफोर they receive formal structure instruction, typically starting at birth and continuing through the preschool years। मतलब इसमें वो चीजें शामिल है जो बच्चा लिखने और पढ़ने के बारे में सीखता है। इसमें बच्चा जो लिखने, देखिए रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें जो बच्चा लिखने और पढ़ने के बारे में जो सीखता है बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के, ठीक है, बिना किसी औपचारिक निर्देश के, बिना किसी गाइडेंस के, जो बच्चा खुद से सीख रहा होता है पढ़ने और लिखने के बारे में, वो क्या कहलाता है आपका, वो उसकी उभरती साक्षरता कहलाती है, ठीक है। मतलब बच्चा पेन पकड़ के ऐसे ऐसे गोद रहा होता है ना कॉपी में, वो करके बच्चा बोलने का प्रयास करता है ABCD को, वो तो ये जो चीजें है ना, ये उसकी उभरती साक्षरता है, ठीक है। किसके बारे में होती है चीजें, लिखने और पढ़ने के, ठीक है, लिखने और पढ़ने के बारे में होती है। और ये कब शुरू होता है, ये बच्चे के जन्म से शुरू होता है, और प्री स्कूल ईयर, बच्चे के स्कूल जाने से पहले तक के सालों तक जो भी कौशल बच्चा सीखता है पढ़ने और लिखने के बारे में, वो कहलाता है उसकी उभरती साक्षरता। क्या कहलाता है वो आपकी उभरती साक्षरता कहलाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बच्चा कभी कुछ नहीं सुना है किसी से, कभी बच्चा कोई एकदम फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं प्राप्त किया, कोई बच्चा संरचनाकृत इंस्ट्रक्शन नहीं प्राप्त किया है, बच्चा खुद से ही कर रहा है, ठीक है। वो जब किसी को पढ़ देता है तो पेन ले लेता है और पेन से क्या करता है, वो लिखना शुरू करता है, भले कुछ भी लिखे। वो जब दूसरे को पढ़ देता है तो वो भी कोई पुस्तक लेके ABCD ऐसे कुछ बोलने का प्रयास करता है। तो ये जो चीजें ये लिखने और पढ़ने से संबंधित है, जो कि बिना किसी इंस्ट्रक्शन के बच्चे में डेवलप हो रही है, ठीक है। और ये कब से शुरू होता है, बच्चे के जन्म के बाद से उसके स्कूल जाने के पहले तक। तो ये जो कौशल है जो बच्चा खुद से सीख रहा है, ये उभरती साक्षरता मानी जाती है, बाद में जो कि साक्षरता के लिए जरूरी होती है। इट इज द अर्ली स्टेज ऑफ लिटरेसी। क्या है ये, लिटरेसी डेवलपमेंट, ठीक है। ये साक्षरता विकास के पहले का क्या है, स्टेज है, पहले का चरण है, ठीक है। दैट पेव द वे ऑफ लेटर फॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग, जो कि मार्ग प्रशस्त करता है बाद के, ठीक है, फॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, बाद के औपचारिक तौर पर बच्चे के लिखने और पढ़ने के मामले में। तो बच्चा जो खुद से जन्म लेने के बाद और स्कूल जाने से पहले तक जो भी लिखने और पढ़ने के बारे में जो बच्चा सीखता है खुद से बिना किसी की सिखाए, और बाद में जब बच्चा उसको लेकर स्कूल जाता है तो वो बच्चे का मार्ग प्रशस्त करता है कि बच्चा फॉर्मल तौर पे लिख पाए, फॉर्मल तौर पे पढ़ पाए, बहुत अच्छे से लिख और पढ़ पाए, ठीक है। तो वो जो प्री स्कूल के पहले तक का जो टाइम होता है जो बच्चा सीखता है, वो कहलाती है उसकी उभरती साक्षरता। उसके अंदर वो साक्षरता उस टाइम पे उभर रही होती है। दैट इज कॉल्ड एमर्जेंट लिटरेसी। आगे बढ़ते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है, आइए देखते हैं क्या होता है ट्रांस लैंग्वेजिंग। आइए देखते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग। अब देखो ट्रांस मतलब क्या है, ट्रांसलेट, क्या है यहाँ पर, ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट मतलब भाषा को ट्रांसलेट करना, ट्रांस लैंग्वेजिंग। इट इज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू लैंग्वेज यूज वेयर मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स सीमलेसली इंटीग्रेट एंड स्विच बिटवीन देयर डिफरेंट लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक लचीलापन, ठीक है, एक लचीला दृष्टिकोण है टू लैंग्वेज यूज, ठीक है, भाषा को प्रयोग करने का। ये भाषा को प्रयोग करने का एक लचीला दृष्टिकोण है जहां मल्टीलिंगुअल बहुभाषी वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारी भाषा जानते हैं, वो जो व्यक्ति होते हैं वो सीमलेसली बिना किसी मेहनत के, ठीक है, इंटीग्रेट तरीके से, सम्मिलित तौर पे, ठीक है, एंड स्विच कर पाते हैं बिटवीन देयर डिफरेंट लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अर्थ ये है इसका, इसमें ऐसे लोगों के बारे में बात की जा रही है, ऐसे लोग जो बहुभाषा जानते हैं, जो बहुत सारी भाषा जानते हैं, जब वो किसी संवाद में क्या कर रहे हैं, वो एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में बोले, मतलब जितनी भी भाषा कौशल उसको आती है वो उसको यूज कर पाए, वो कहलाता है क्या आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कोड स्विचिंग, ये कोड स्विचिंग के जैसा नहीं है, बट रैदर अबाउट यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल लिंग्विस्टिक रिसोर्स, बल्कि ये क्या है, यूटिलाइज करना, उपयोग करना, ठीक है, प्रयोग करना सारे अवेलेबल, ठीक है, सारे अवेलेबल भाषाई संसाधनों का टू एनहांस कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, ताकि बढ़ाया जा सके, एनहांस किया जा सके किसको, आपके कम्युनिकेशन को और सीखने को, ठीक है, संचार को और सीखने को। मतलब कुछ नहीं, एक व्यक्ति जो कि बहुभाषा जानता है, बहुत सारी भाषा जानता है, जब वो एक ही चीज को कई भाषाओं में बताए बच्चों को, मान लीजिए कोई बच्चा सामने बैठा हुआ है, जब वो एक ही चीज को कई भाषाओं में क्या करे, बताए, और सारी भाषाओं को मिलाकर के पढ़ाए सेम चीज को, उसी को बार बार रिपीट करे, तो बच्चा जिस भाषा में ज्यादा इजी समझ पाए वो है, ठीक है, बच्चे के लिए फायदेमंद। और इसका प्रयोग करते हैं कब, शिक्षक बच्चे को इफेक्टिव तौर पे पढ़ाने में, और ये कहलाता है क्या आपका ट्रांसलेट, मतलब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं सेम चीजों को बहुत सारी भाषाओं में, जो भी आपके पास है, जितने भी
अवेलेबल रिसोर्स हैं, जितनी भी चीजें आप जान रहे हो, जितनी भी भाषाएं आपको आती हैं, ठीक है, आप उन सारी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं एक ही चीज को बार बार समझाने की, बच्चे के दिमाग में कौन सी भाषा घुस जाए। अगर आपको हिंदी आती है, आप पहले हिंदी में समझाए, इंग्लिश में समझाए, मतलब किसी क्लास से पहले कोई बात इंग्लिश में समझाई गई, फिर हिंदी में, फिर छत्तीसगढ़ी में, फिर बच्चे की और भाषाओं में, फिर मतलब जितनी भाषाएं आप जानते हैं उतनी सारी भाषाओं में जो आप सेम चीज का प्रयोग करके समझा रहे हैं, सारी भाषाओं का प्रयोग करके सेम चीज को समझा रहे हैं, तो वो कहलाता है क्या, आपका ट्रांस लैंग्वेज। ठीक है, आप ट्रांसलेट ही तो कर रहे हैं मुख्य तौर पर सारी भाषाओं में एक ही चीज को। ठीक है, और ये ज्यादा अच्छा होता है बच्चे के समझने के लिए, कहा जा रहा है। और ये कोड स्विचिंग के जैसा नहीं है। अब एक बात आया क्या, कोड स्विचिंग, तो फिर कोड स्विचिंग क्या होता है? अगर ये कोड स्विचिंग के जैसा नहीं है तो भैया फिर कोड स्विचिंग क्या होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो कोड स्विचिंग के बारे में आइए अपन देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है कोड स्विचिंग। ठीक है, कोड स्विचिंग क्या होता है, आइए देखते हैं क्या अपन कोड स्विचिंग क्या होता है भैया। ठीक, यहां पर देखिएगा कोड स्विचिंग क्या है। इन लिंग्विस्टिक्स कोड स्विचिंग रिफर टू प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिंग बिटवीन टू और मोर लैंग्वेजेस। ठीक है, कोड स्विचिंग कुछ नहीं है, बस ये क्या है, ये एक अभ्यास है दो या दो से अधिक भाषा के बीच में स्विच करने का। ठीक है, दो या दो से अधिक भाषा के बीच में क्या करने का, स्विच करने का। और लैंग्वेज वैरायटीज, और भाषा के वैरायटीज में स्विच करने का, मतलब डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स में, किसमें, बोली और लहजे में स्विच करने का। मतलब आप जब एकदम स्टैंडर्ड लहजे में बात कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा आप हंसी मजाक वाले लहजे में आ गए, फिर थोड़ा सा मवाली वाले लहजे में आ गए, तो वैसा लहजा में भी आप स्विच कर सकते हैं। मतलब जितनी भाषाएं आती, दो या तीन भाषा एक ही संचार के बीच में, आप एक ही बात बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप एक ही बात बोल रहे हैं, उस बात को बोलते बोलते आप एक दो तीन भाषा का प्रयोग किए, बारी बारी से क्या किया, उसमें स्विच किए, या फिर अपने बोलने के स्टाइल में, या फिर बोलियों में, भाषा नहीं तो बोलियों में आप स्विच किए, ये कहलाता है क्या, आपका कोड स्विचिंग विद इन अ सिंगल कन्वर्सेशन। ये कहां होता है, आपका एक सिंगल कन्वर्सेशन या एक बातचीत में, एक स्थिति में, मतलब एक एकल बातचीत में या फिर एक एकल स्थिति में। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं के बीच में क्या करना, स्विच करना। दिस कैन इन्वॉल्व स्विचिंग लैंग्वेज विद इन अ सेंटेंस यूजिंग फ्रेजेस और बोरोड वोकैबुलरी फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज। ये जो कोड स्विचिंग होता है आपका, ये किसी एक ही वाक्य के अंदर हो सकता है। देखिए उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले एक कॉन्सेप्ट को जितनी भाषा थी, पहले इंग्लिश समझा दिए, फिर हिंदी में, फिर छत्तीसगढ़ी में, वो क्या है आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग। अब एक ही सेंटेंस बोल रहे हैं, इस एक ही सेंटेंस में एक शब्द हिंदी का हो गया, एक शब्द छत्तीसगढ़ी का हो गया, एक शब्द किसी और का हो गया, या एक शब्द कोई बहुत मतलब बोरोड वोकैबुलरी हो गया। मतलब आप उधार लेते हैं कहीं से, जैसे कि एक वर्ड है मैग्ना कार्टा वर्ड, जब आप हिंदी पढ़ रहे होते हैं संविधान में एक मैग्ना कार्टा वर्ड आता है, तो उस एक सिंगल कन्वर्सेशन के अंतर्गत आप एक विदेशी भाषा से एक उधार लिए शब्द का आप प्रयोग करते हो, क्या कहलाता है आपका कोड स्विचिंग। मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर अलग अलग से शब्दों को बदलना, ठीक है, क्या कहलाता है आपका कोड स्विचिंग कहलाता है। यार वो बहुत अच्छा है बट उसका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा अनोइंग है, तो बहुत अच्छा है ये हिंदी, बट इंग्लिश जो व्यवहार फिर हिंदी, और जो अनोइंग फिर से इंग्लिश आ गया। मतलब एक ही बातचीत में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना, अलग अलग भाषा के बोलियों का शब्दों का प्रयोग करना, वो कहलाता है क्या, आपका कोड स्विचिंग कहलाता है। ठीक है, यूजिंग फ्रेजेस एंड बोरोड वोकैबुलरी फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज, इसमें कर सकते हैं आप अलग अलग फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, और उधार लिए हुए वोकैबुलरी का आप यूज कर सकते हैं दूसरी भाषाओं से, और इवन चेंजिंग डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स टू फिट अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। और क्या कर सकते हैं इसमें, आप डायलेक्ट्स वगैरह ले सकते हैं बोली, ठीक है, और एक्सेंट्स लहजा ले सकते हैं, ताकि और निश्चित कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में वो क्या हो पाए, फिक्स हो पाए, ये कहा जा रहा है। तो कोड स्विचिंग क्या है, मतलब एक के बाद क्या करना, चीजों में स्विच करते जाना, क्या करना, स्विच करना, एक ही चीज को अलग अलग कई बातों से, ठीक है, कई भाषाओं में समझाना, ये क्या है, ट्रांस लैंग्वेजिंग है। और कोड स्विचिंग, ठीक है, बात करते हुए पहले एक सेंटेंस बोले, फिर स्विच कर दिए, अगला सेंटेंस दूसरे शब्द में हो गया, अगला सेंटेंस क्या हो गया आपका, दूसरे सेंटेंस में हो गया। मतलब आप एक के बाद एक भाषा चेंज कर रहे हैं, बात आगे बढ़ती जा रही है, आप सेम चीज नहीं बोल रहे हैं, बात आगे बढ़ती जा रही है, पर आप भाषा चेंज करते जा रहे हैं, आप फ्लेक्स कर रहे हैं कि आपको कितनी सारी भाषाएं आती हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, या फिर आपकी आदत बन गई है, जब एक बार बात करें तो कभी हिंदी, फिर बीच में मन क्या छत्तीसगढ़ी घुसा दिए, फिर मन क्या गुस्सा आ गए तो फिर इंग्लिश बोल दिए, वैसा। ठीक है, ये होता है कि आपका कोड स्विचिंग। तो कोड स्विचिंग और ट्रांस लैंग्वेजिंग में फर्क है। ट्रांस लैंग्वेजिंग एक ही चीज को समझाने के लिए कई सारी भाषाओं का प्रयोग करना होता है, और कोड स्विचिंग एक ही बातचीत के अंतर्गत कई सारी भाषाओं का प्रयोग करना होता है। एक ही चीज को रिपीट करना कई सारी भाषाओं में ट्रांस लैंग्वेजिंग, और एक पूरे कन्वर्सेशन के बीच में यहाँ कोई और भाषा, 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 मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चेंज करते जाना कहलाता है क्या, आपका कोड स्विचिंग। उम्मीद है आपको ट्रांस लैंग्वेजिंग और कोड स्विचिंग समझ में आया होगा। तो आज के लिए फिर अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके जो पीडीएफ्स वगैरह हैं ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्रिपरेशन बाय भूषण सर में। और अगर तैयारी को आपको और अच्छी करनी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका नाम क्या है आपका, प्रिपरेशन बाय भूषण सर। ठीक है, भूषण
ज्वाइन कर लीजिएगा इस YouTube चैनल को। यहाँ पर आपके शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको मिलने वाले हैं एट द एंड एग्जाम तक। बिल्कुल देख करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, हम हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। जो भी बच्चे ऐसे का तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, उनके लिए वीडियोस आएंगी। ये तो पेडागोजी का पोर्शन है, शिक्षक भर्ती वाले आप लोग के लिए भी और ग्रामर के पोर्शन की वीडियो भी आएंगी। तो अपन आज क्लास को वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।